और इसके ऊपर क्या लाएअमल तय करेंगे। सलीम शेख साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मुझे ये बताइए कि इधर तो हमारा डेटा जो है अभी तक ऑन नहीं हुआ, फोन लाइंस अभी भी बंद है, वाईफाई नहीं चल रहा। लाहौर में क्या सिचुएशन है? जी लाहौर में जो है वो कहीं कहीं जो है वो फ़ोन चल चुके हैं, लेकिन जो डाटा है वो अभी तक जो है वो ऑन नहीं हुआ। और उसकी वजह यही है कि अभी तक पीटीए की तरफ से जो है वो शायद सेलुलर कंपनीज को जो है वो उस तरह की हदायत नहीं मिली हैं कि वो पूरा डाटा जो है वो मुकम्मल तौर पर ऑन कर दे। कहीं कहीं जो फ़ोन सर्विसेज हैं वो खुल गई हैं, लेकिन पूरे लाहौर में अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं खुली हैं। अब ये जो हम अपने दफातर में होने की वजह से जो है वो ये सर्विसेज हमारे पास मौजूद हैं कि वाईफाई वगैरह चल रहा है, लेकिन चंद जगहों पर जो है वो इंटरनेट की सर्विसेज भी बहाल हो गई हैं, लेकिन जो मुकम्मल है वो अभी तक बहाल नहीं हुई है। अच्छा, मुझे बताइए कि इसका बराह रास्त असर जो है वो वोटर के ऊपर कैसे पड़ा? जो आप वोटर, आप तो ज़रूर गए होंगे फील्ड में, वोटर से बातचीत की होगी, तो इसका असर वोटर के ऊपर क्या पड़ा और वोटर टर्नआउट पे क्या पड़ा? देखिए टेक्निकली तो वोटर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो वोटर का जो वोट होता है वो 95% जो है वो उसके घर के 1 या 2 किलोमीटर के अंदर अंदर वोट होता है। और लोगों को ये इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि या तो वो अपने जो घरों के बाहर जो पोलिंग किसी भी पार्टी का पोलिंग का दफ्तर होता है वहाँ से वो अपनी पर्ची बनवा लेते हैं, या फिर जो इलेक्शन कमीशन ने एक नंबर दिया था 8300 वहाँ से जो है वो एसएमएस के जरिए जो है वो अपना पूरा डाटा जो है वो मंगवा लेते होते हैं। और मैंने भी यही किया था, मैंने भी वोट डाला था, तो मैंने तो 8300 के जरिए डाला था। लेकिन जो और बासानी आपको सब कुछ मिल गया था? बंद होने की वजह से जो लोगों को कोई मुश्किलात हुई हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन की जरूर हो सकती है, या फिर लोगों ने जो अपना वोट कास्ट करने के बाद या वोट कास्ट करने से पहले जो अपने पैगामात जो है वो इंटरनेट के जरिए जो सोशल मीडिया पर डालने होते हैं उसमें कुछ मुश्किल हो सकती है। अच्छा, तो माहौल भी नहीं बन पाया ना सलीम शेख साहब? एक तरह से जो माहौल बनता है इंटरनेट से, लोग जाते हैं, डालते हैं, फिर ट्विटर पे डालते हैं, इंस्टा पे डालते हैं कि जी हमने, फेसबुक पे डालते हैं कि जी हमने वोट दे दिया, वो भी माहौल नहीं बन पाया। मगर ये बताइए कि चूंकि आप लाहौर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे तो कराची में कई लोगों ने मेरे से शिकायत की कि जी हमें अपना वोट नहीं मिल रहा। लाहौर में लोगों को अपना वोट मिल रहा था, चूंकि वहाँ पे जो लोग हैं काफ़ी अरसे से, मतलब कराची तो ऐसा शहर है जहाँ पे लोग आते जाते भी रहते हैं, मगर लाहौर में अमूमन हमने देखा है कि ख़ानदान कई दहाइयों से वहीं पे ही रह रहे हैं। जी देखिए, ऐसी शिकायत जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिली। हमने भी काफ़ी ज़्यादा जो पोलिंग स्टेशन जो है उनको विज़िट किया है, और गो के लाइनें भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और किसी वोटर को, मैंने जितने भी कोई पोलिंग स्टेशन जो है विज़िट किए हैं वहाँ से किसी वोटर को ये कहते हुए नहीं सुना कि जी मेरा वोट तो यहाँ था अब नहीं मिल रहा, या कहीं और शिफ्ट कर दिया है, मुझे जो है पता नहीं चल रहा कि मेरा वोट कहाँ पर है। क्योंकि अब जो अवेयरनेस है उसका लेवल ये है कि लोगों को जो है वो ज्यादातर पता होता है कि उनका वोट जो है वो किस जगह पर है, और कौन सा जो पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग बूथ, हर चीज का जो है वो अब पता होता है। और लोग जो है वो घर से निकलते ही उस वक्त है जब उनको सारी चीजों का इल्म होता है। हमने ये भी देखा है कि बाहर जो उम्मीदवार का जो कैंप लगा होता था उस पर भी जो है लोग जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता होता है कि उनका वोट नंबर किस जगह पर है, घराना नंबर कौन सा है। तो खासा आप कह रहे हैं कि एक एजुकेटेड वोटर जो है वो लाहौर में पाया जाता है। मगर हुमा बकाई साहब, आपने अभी जो बात कही थी ना कि डिस्पाइट द फैक्ट, बहुत लोगों का ख्याल था कि जब निशान ले लिया जाएगा तो वो एक ह्यूज सेटबैक होगा पीटीआई के लिए, फिर खासतौर पे जब इंटरनेट भी बंद हो गया। पर ऐसा लगा कि उस तरह का इम्पैक्ट शायद पीटीआई पे नहीं हुआ, या आपको लगा कि हुआ? नहीं, अब तो यही लग रहा है रिजल्ट्स देख के कि नहीं हुआ। नहीं, उनकी जो इफेक्टिव मूव थी ना वो बहुत पहले से कर रहे थे, बहुत पहले से उनकी तैयारी थी सारी चीजें। तो आखिरी वक्त तक तो वो कोशिश कर रहे थे कि बल्ला मिल जाए अभी भी, के बल्कि 5 फरवरी को तो फिर से वो इलेक्शंस कराने चल पड़े थे कि किसी तरह बल्ला रिस्टोर हो जाए। वो तो ऐसी बात नहीं है, बल्ले को जाना उनके लिए सेटबैक था। पूछते हैं ना, ये सलीम शेख से पूछते हैं। सलीम साहब बताइएगा, ये जो इस वक्त पीटीआई के जो वोटर्स थे
उनके पास इंतखाबी निशान बल्ला मौजूद नहीं था। मुख्तलिफ उनके जो उम्मीदवार थे उनके हिमायत याफ्ता, उनके पास दर्जनों भर जो है वो सिंबल्स थे। तो एक ऐसे वक्त में कि जब इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है और इस तरह के मसाइल, तो किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को कवर अप किया? क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिस तरीके से जीते हैं और उसमें पीटीआई के हिमायत याफ्ता ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि तैयारी उन्होंने पहले कर ली थी और बहुत इफेक्टिव तैयारी की थी। जी देखिए, जो तैयारी थी वो तो पहले हो चुकी थी। इलेक्शन के वक्त से तकरीबन आधा घंटा कबल या इलेक्शन के पूरे टाइम पर, यानी 8 बजे के करीब जो है वो मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद होना शुरू हुई थी। तो जो एक्चुअली बहुत लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बंद पार्टी की वो पहले मुकम्मल हो चुकी थी। हम लोग भी एक दिन पहले तक ये कहे जा रहे थे बंद होगी, बंद होगी। कौन सी पार्टी का जो यानी कैंडिडेट थे, आज़ाद उम्मीदवार, उनके पास कौन कौन सा निशान है, तो उस निशान के मुताबिक जो है वो अपनी पूरी प्लानिंग करके आए थे। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसमें जो है फ़ोन बंद होने से या इंटरनेट बंद होने से जो है कनेक्टिविटी जो है उस पर असर पड़ा था। वोटिंग के ऊपर मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा। अगर कनेक्टिविटी ज़रा बेहतर होती तो शायद टर्न ओवर शायद बेहतर हो सकता था, लेकिन ये नहीं हुआ कि कोई बंदा वोट डालने गया है तो उसको किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा है और उसका वोट उसको नहीं मिला कि मेरा वोट तो यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गया है। ये शिकायत कम से कम लाहौर की हद तक तो इस तरह हमें मौसूल नहीं है। मगर मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, अगर इंटरनेट को ये बंद ना करते तो टर्नआउट इससे भी ज़्यादा होना था। इसलिए चूँकि काफ़ी लोगों ने मेरे से ये बात कल कही। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे ना कि वो 50% प्लस अगर पीटीआई का वोटर निकला तो टर्नआउट ज्यादा होगा। आज हम टर्नआउट लो नहीं है, एनी स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन। आज हम कह रहे हैं टर्नआउट इतना लो मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी कराची में लो नहीं था, नहीं लो नहीं था। बट वर यू रियली सरप्राइज्ड जब इंटरनेट बंद हुआ? मैं आपको बताऊं कि एक दिन पहले पराचा साहब, शौकत पराचा साहब ये कह रहे थे कि जब मैंने कहा कि इंटरनेट बंद होगा, और मैंने तो एक सेगमेंट किया इसके ऊपर कि जिसके ऊपर कि इंटरनेट बंद होगा और उसके क्या नताइज हो सकते हैं और क्यों इंटरनेट बंद नहीं हो सकता, कैसे ये यहाँ के रूल्स की या कानून की खिलाफ वर्जी हो सकती है। और आप देखिए कि देखिए सबको पता है, आपको भी पता है, दिल में मुझे भी पता है, इनको भी पता है। बात ये है, मुझे तो नहीं पता। नहीं अब ये ना करें ये ना करें आगे बैठेंगे आप फिर। अच्छा, एक सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर है बाकायदा कि आपने इंटरनेट बंद नहीं करना। अब सवाल ये है कि सिंध हाई कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगा कि, और अगर करेगा तो इन्हें अदालत की तो किस पे करेगा? दैट इज द बिग क्वेश्चन। करेगा तो जाहिर है पीटीए के ऊपर ही करेगा ना, और किस पे करेगा? मगर अब बात यह है कि इन्होंने फ्लाउट तो किया है अदालत का ऑर्डर, तो इन्होंने फ्लाउट वार्निंग दी थी आधा घंटे में रिजल्ट दे दो, अभी तक भी रिजल्ट नहीं आया। ये आप बहुत किताबी बातें कर रही हैं। किताबी बातें नहीं है, इसके ऊपर अदालत को कहना चाहिए था कि जी आपने मेरे वार्निंग दी थी तो रिजल्ट आ जाना चाहिए था ना। हम सब भी सीधे होकर बैठ गए थे, आधे घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। वो जो बात कह रही है, देखिए जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना, ये बार बार कोर्ट इसका इख्तियार जो उनके पास इख्तियार है इसका इस्तेमाल करता है और कोई भी जा सकता है लेके। हाँ, तो सिंध हाई कोर्ट को पूछना चाहिए कि जी मैंने एक फैसला किया था, अदालती फैसला, कोई कम बात नहीं है, अदालती फैसले को आप कैसे फ्लाउट कर रहे हैं? ये तो सवाल उनको करना चाहिए ना। और अब कल को कोई पिटीशन लेके चला जाए और कहे कि जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएं उसके ऊपर जिसने ये इंटरनेट जो है बंद किया, इसे आपने जो वोटर का राइट है उसको आपने नल किया, उसको आपने ख़राब किया, तो आपने तो बहुत बड़ा जुर्म किया है, तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट तो कम से कम लगनी चाहिए। कोई भी ये पिटीशन लेके जा सकता है। आपको लगता है ऐसे होगा? शरीर रहमान साहिबा ऑलरेडी जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन में ऑलरेडी एक कंप्लेंट दायर कर दी है कि जी इंटरनेट को फिल फॉर जो है आप खोलें। और ये कल सबसे पहली आवाज ये वहीं से आई थी, पीपल्स पार्टी के पीपल्स पार्टी से आई थी कि फौरी तौर पे। और मैं आपको बताऊं कि बहुत डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं जो इसके ऊपर काम करते भी हैं और इसके ऊपर एक्शन ले भी सकते हैं। मगर ये बड़ा जस्टिफाइड होगा अगर कोई अदालत जाए और कहे कि जी क्यों आपने इंटरनेट बंद किया एक अहम दिन पे, जब पाकिस्तान जो दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वो वोट डालने जा रही थी और आपने उनकी हक-ए-जरादियत को खत्म किया या उसके
हम तो बाबा यही देख रहे हैं कि कहीं कोई ज़ेरे समंदर जो है इंटरनेट ऑप्टिक फाइबर जो है वो तो डिस्टर्ब नहीं हुई है, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। नहीं, मगर फिर जान अचकज़ई साहब को पहले कैसे पता चल गया था कि इंटरनेट हमने बंद करना है मच में, चमन में, इन इलाकों के अंदर जहाँ पे सुसाइड बॉम्बर, वो भी खातून, का ख़तरा है। उन्होंने पहले ये वार्न किया, फिर एक वफाकी वजीर ने कहा कि नहीं जी हम इंटरनेट बंद नहीं करेंगे, फिर हम सब ने इस पे बातचीत की और हमने कहा जी इंटरनेट बंद नहीं होगा, और फिर अगले दिन इंटरनेट बंद हो गया। इसका मतलब ये था कि इनकी नीयत थी इंटरनेट बंद करने की। फिर जब शोर मचा तो वफाकी वजीर ने बयान उसको देना पड़ा कि हम इंटरनेट बंद नहीं करेंगे, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट का भी ऑर्डर था, आप ओपनली तो किसी भी अदालती फैसले को फ्लाउट नहीं कर सकते बतौर एक हुकूमत। ये तो ब्लंडर ही हुआ ना। फिर अगर इतना आप देखें, आपका पूरे सारे रिजल्ट इस वक्त स्टेक पे बैठे हुए सब, हम ऐसे ही, हम क्या सब बैठे हुए। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर बात यह है कि अब सवाल उठाए ना कारकर्दगी जो थी केयर टेकर की, उसके ऊपर बात करें ना। जो ये जा रहे हैं उस पे तो कोई दो लफ्ज करे। हमने अपने कैसे आइन को तोड़ मड़ोड़ के 3 महीने से ज्यादा इनको 6 महीने तक लेके आए। फिर हमने एक अमेंडमेंट लाए कि जी जो भी प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं ये इसको खत्म करेंगे, वो हो गए खत्म। अच्छा, एक भी प्रोजेक्ट कोई खत्म हुआ? केयर टेकर्स पे जाएं या फिर केयर टेकर्स के केयर टेकर्स पे जाएं? नहीं, तो इसको अख्तर मेंगल साहब कहते थे ना कि ये केयर टेकर नहीं है, ये अंडरटेकर है। तो कुछ तो उनको कुछ खबर थी कि जी इस तरह का कुछ होने वाला है। मगर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ हुमा बकाई साहिबा कि SIFC में कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो केयर टेकर ने ख़त्म किया? नहीं, लेकिन जो दागबेल पड़ी, जो सबसे इम्पोर्टेंट आया, वो 2 मुझे लगता है जो मेरी फहम है उसमें ये है कि 2 फैसले बहुत अहम आए। एक तो कनाल विजन 2030 और दूसरा FBR की रिफॉर्म। FBR की रिफॉर्म में अगर आपकी शब्बर से गुफ्तगू हुई हो तो वो नर्वस रैक होके हाथ जोड़ के PTI की हुकूमत से बाहर निकल आया था, क्योंकि वो कहता था कि मैं जो मैं करना चाहता था वो मुझे कोई भी नहीं करने देता था, टू द एक्सटेंट के इन द एंड हिज नेम वाज एन एग्जिट कंट्रोल लिस्ट आल्सो। राइट। तो एंड देन शब्बर लेफ्ट। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्टिंगली मिफ्ता इस्माइल साहब भी वही तमाम रिफॉर्म्स की बातें करते थे। केयर टेकर वाज एबल टू डू दैट। जी, वो तो FBR की तो रिफॉर्म्स पास हो गई है ना, तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी अब। और अब जो गवर्नमेंट आएगी वो हैंड्स अप करके कहेगी कि ये तो उन्होंने कर दिया है, क्योंकि वो मगर वो ये कहेगी क्या उसको रिवर्स करेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये रिवर्स होंगे। फॉर एग्जांपल अब ये बात बहुत टेक्निकल हो जाएगी, जो PIA का डेट जो था वो जिन बैंक्स में पार्क हुआ है, और उसमें बैंक ऑफ पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो पार्किंग ऑफ डेट बहुत ज़रूरी था, वरना PIA की प्राइवेटाइजेशन बहुत मुश्किल थी। जो कंपल्शन है IMF की, लेकिन वो डेट कौन देगा? मैं और आप देंगे, मगर एक इम्प्रेशन हमें ये दिया गया था कि निचकारी करके ही ये केयरटेकर गवर्नमेंट जाएगी। ज़मीन हमवार हो गई, ज़मीन बहुत हमवार हो गई। जो हम SIFC की बात कर रहे हैं ना बार बार, तो उसमें एक बहुत अहम कंपोनेंट और एरिया जो है जिसके ऊपर पाकिस्तान को फोकस करना है वो आपका IT सेक्टर है। और आज ये IT को ही, इंटरनेट इज ऑल अबाउट टेलीकम्युनिकेशन का जो है। It's an interesting observation because one of the sectors identified for the growth turnaround is IT. एक इलेक्शन के मौके पे हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, जब मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारा IT सेक्टर, और ये कितना बड़ा एक मैसेज उन कंपनीज को, कल भी मैंने ये बात की थी, ये बात आपकी बड़ी दुरुस्त है कि जो हम 5G ऑक्शन के लिए जा रहे हैं इस मुल्क में, 5G के इन्वेस्टर लेकर आएंगे, और जितने यहाँ पे कंपनीज है, जितनी यहाँ पे आपके एग्जिस्टिंग कंपनीज है, उनका कितना पिछले 24 घंटे के अंदर या 12-13 घंटे के अंदर कितना रेवेन्यू लॉस हुआ होगा उनका। अगर ये बहुत, मैं ये बात देखिए साहब कह के गए हैं, मैं आपसे वैसे एक बहुत मौदबाना गुजारिश आपसे करूं कि अगर ये सिक्योरिटी के लिए बंद की गई थी ना इंटरनेट, तो अब तक खुल जानी चाहिए थी। नहीं, मुझे बताएं, वो तो सिक्योरिटी के लिए 5 बजे के बाद ही खुल जानी चाहिए थी।
अब देखिए टाइम क्या हो गया, उन्होंने आपको बताया कि लाहौर में नहीं चल रहा, यहाँ पे कराची में नहीं, कई जगहों पे चल रहा, तो मेरे पास तो नहीं आ रहा। फिर मुझे और आपको समझ में आ रहा है ना कि क्यों बंद किया गया। तो बस फिर यही बात है, अब थोड़े थोड़े सिग्नल आने शुरू हो गए हैं। और अच्छा एक और बात है, पूरे रिजल्ट्स भी आने शुरू हो जाएंगे। इंटरनेट बंद करते हैं ना तो उसको फिर सही तरीके से रवानगी से चलाने में कुछ वक्त लगता है, जो हमें बताया गया था। तो अभी भी आप देखिएगा कि ये तातुल या डिस्ट्रप्शंस का जो है शिकार होगी। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो सिर्फ इंटरनेट के ऊपर ही चलते हैं। अब जो नई दुनिया के बिजनेसेस हैं वो सारे इंटरनेट पे ये जो चलते हमारा हैं। इतना तो वो बच्चा, सारा ये जो आपने हमारा इतना बच्चा फ्रीलांसिंग करता है ना, फ्राइडे शुरू हो गया, उसको तो नुकसान हो गया। नहीं बिल्कुल, और कितने बिजनेसेस होते हैं जो इंटरनेट पे। ये देखिए ना, आज फ्राइडे शुरू होगी ना, फ्राइडे मॉर्निंग है, ठीक है, लेकिन चलो ये बात अगर होती सैटरडे या संडे, उन्होंने ये किया ना, उन्होंने डेटा बंद किया है। इफ यू आर इन योर हाउस यू कैन स्टिल वर्क। नहीं मगर फिर भी आप देखिए डेटा डिपेंडेंट कम। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो इंटरनेशनल, जो लोग फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं, राइट, जो कनेक्टिविटी उनकी सैटरडे संडे इंटरनेशनल मार्केट बंद होती है ना, इस वक्त वो चल रही होगी। मुझे पता है कि अगर कोई काम कर रहा है और उसका डाटा इस वक्त नहीं चल रहा तो उसकी क्या हालत होगी। और देखिए लोग, दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही होगी कि जी यहाँ पे जिस दिन इलेक्शंस का दिन है उस दिन तो लोग कोशिश करते हैं कि बिजली ना जाए, गैस ना जाए, इंटरनेट ना जाए, तो हमने इंटरनेट ही बंद कर दिया। मतलब एक तरीके से हमें मेरा कई दफ़ा मुझे लगता है हमें दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने लिए काफ़ी हैं, हम काफ़ी अपना जो है सत्यानाश करके बैठे हुए हैं। और जो हमारा इमेज बना हुआ है, आप इसकी बिजनेस डायमेंशन देख रही हैं, मैं इसकी इलेक्शन रिजल्ट डायमेंशन देख रही हूँ। और मुझे इंतजार है, वो मुझे इससे ज्यादा खतरनाक इसकी जस्टिफिकेशन क्या आती है, कहीं ना कहीं से तो आएगी ना, जस्टिफिकेशन नहीं आएगी। आज तो कोई जस्टिफिकेशन, ये इमेज के ऊपर स्टक हो जाते हैं ना, तो आपका इमेज क्या होगा दुनिया के सामने? ये इशू ही नहीं है मनीषा, कोई जवाब नहीं देगा, मुझे ना तो बताइए ना। बिजनेस इशू है ना इमेज इशू है इस वक्त। तो आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ अ लार्जर गेम। अब तो ये समझ में आ रहा है। नहीं ऑब्वियसली, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि इट इज जी। तो मेरा ख्याल है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ रिजल्ट्स आ जाएं। और हमारी टीम, नाजरीन मैं आपको ये बता दूं कि आपको लग रहा होगा कि हम जो है यहाँ पे शायद सुस्रवी का शिकार हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, वी आर अवेक, हम चुकन्ने हैं, और हमारे जितने भी न्यूज़ एंकर्स हैं वो तैयार हैं। जिस तरह ही रिजल्ट्स आएंगे हम आप तक लेके आएंगे। मुझे मालूम है कि आप में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे मैसेजेस भी किए, और आप लोग इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, आप अभी भी इलेक्शन के रिजल्ट्स देखना चाह रहे हैं। और लोगों की ये दिलचस्पी है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल होगा वो क्या होगा उसके अंदर। तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारी आवाम जो है इस किस्म की दिलचस्पी जो है, और अब तो दिलचस्पी इससे ज्यादा बढ़ गई कि अब अगर आएंगे तो क्या आएंगे, अगर उनमें कुछ बदलाव होगा या जो भी आते हैं वो क्या, उसका एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब इसलिए ज्यादा इंतजार होगा। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। और उमा बकाई साहिबा, ये बात बड़ी अच्छी है पाकिस्तान की आवाम की कि देखिए कितना ख़तरा था। कल डेरा इस्माइल ख़ान में पहले अटैक हुआ, फिर हमने देखा कि किस तरह JUIF के ऊपर 6 फरवरी को अटैक, 7 फरवरी को अटैक हुआ। उसके बावजूद आवाम जो है निकली, इंटरनेट भी बंद था उसके बावजूद भी निकली। तो बड़ी बात है, बड़ी लेकिन ये ज्यादती भी लेकिन है, ये ज्यादती है ना, आवाम के साथ बहुत बड़ी बात है। इतनी... लेकिन इससे बड़ी ज्यादती ये होगी कि जिस उम्मीद के साथ उन्होंने वोट दिया है, बिल्कुल आई एग्री। अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो शायद वो उम्मीद जो है कहीं ना कहीं बरकरार हो जाए। अच्छा जी, रिजल्ट आ गया, बताइए जी क्या है आपके पास? और रिजल्ट आने का सिलसिला लम्हा बलम्हा जारी। इस वक्त जो है वो PP 208 का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। खारेवाल 4 का ये रिजल्ट है, जिसमें जो है बाबर हसन 38,390 PMLN के वो जीत चुके हैं, और मोहम्मद जमशेद शौकत इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, 45,990 वोट उन्होंने हासिल किए और वो हार चुके हैं। अब PP 32 की तरफ चलते हैं, जहां पर एक और रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है, और ये रिजल्ट है, अगर मैं बताऊं तो चौधरी सालिक हुसैन PML के, उन्होंने 55,615 वोट लेकर वो जीत चुके हैं। और उसके बाद इंडिपेंडेंट उम्मीदवार परवेज इलाही साहब जो कि 44,713 वोट लेकर हार गए हैं। ये गैर हतमी गैर सरकारी जो कि मुकम्मल नताइज आना अब हमारी स्क्रीन पर शुरू हो गए। ओवर टू यू मनी से। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है आपके पास शायद एक और रिजल्ट भी आ गया है। PK 13 अपरदीर 3 का ये रिजल्ट है, जिसमें हम इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को देख रहे हैं कि मोहम्मद अनवर 32,043 वोट लेकर वो जीत चुके हैं, और इनायतुल्लाह 22,447 वोट लेकर
हार गई हैं, पीछे हैं और JIP के उम्मीदवार हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तेज़ी से रिजल्ट आने का सिलसिला जो है वो अब जारी है। मुनी से आपकी तरफ आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं और चौधरी सालेक हुसैन जो है वो जीत गए हैं। वो एक एक्सपेक्टेड था। आई डोंट थिंक दैट्स वेरी मच ऑफ एन अपसेट, मगर अब पंजाब से भी थोड़े थोड़े रिजल्ट आने शुरू हो गए। बाबर हसन साहब नून लीग से चौधरी सालेक जो है वो भी लेके गए। खानेवाल से बड़ा जो मार्जिन है थिन है, काफी थिन मार्जिन है। और खानेवाल के अंदर जो पीपल्स पार्टी जीत रही है ना, वो बहुत बड़े मार्जिन से जीत रही है। पंजाब में जो हमारे पास बड़े नामों के भी विन्स आए ना, मार्जिन्स कम है। जी, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मार्जिन्स जो हैं वो बड़े कम है। उसकी वजह ये है, आई वाज सरप्राइज मरियम नवाज जी के भी मार्जिन बहुत बड़ा नहीं था। जी, क्या वजह उसकी वजह ये है कि अगर आप जाके वहाँ पे लोगों से पूछेंगे कि आप किसको वोट डालना चाहते हैं, तो 2 धड़े हैं। ठीक है, उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये 2 हैं। लड़ाई जो है पंजाब में सॉलिडली अगर आप देख लें तो इन दोनों के दरमियान है। और जब आप लोगों से बातचीत करते हैं तो लोग इतने जज्बाती हो जाते हैं कि वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। पीपल्स पार्टी ने ट्रैक्शन बनाई है वहाँ पर? देखिए, कई इलाकों के अंदर बनाई है। अगर आप लाहौर की तरफ जाएं जहाँ पे मीनारे पाकिस्तान है, वहाँ पे एक ऐसा इलाका है जहाँ पे भुट्टो साहब ने अपनी दौर में, जैसे हम सुबह भी बात कर रहे थे ना, एक हल्के में जहाँ बाहर कॉलोनी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी। नहीं, मैं आपको कुछ और बताने लगी थी। वो ये है कि वहाँ पे भुट्टो साहब ने अपनी जिंदगी के अंदर जो वहाँ के लोग हैं, टेनेंट्स हैं, उनको राइट दे दिया था अपनी जमीन पर। तो वो लोग वहाँ पे जो है इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2018 का जब इलेक्शन हुआ तो मैं वहाँ पे कवर करने गई। फैसल मीर साहब ने जब बाई इलेक्शन लड़ा था तब भी मैं वहाँ पे कवर करने गई, तो उन्होंने कहा जी ये वाहिद ऐसा हल्का है जहाँ पे वोटर जो है उम्मीदवार को ढूंढता है। चूँकि उन्होंने फैसल मीर साहब को पकड़ के लोगों ने, चूँकि मैं उनके साथ ही थी, तो उनको लोगों ने कहा आप कहाँ थे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो हम कई अरसे से ढूंढ रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आए, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे आती नहीं। फिर उन्होंने मुझे उस हल्के की जो हिस्ट्री है वो बताई कि कैसे भुट्टो साहब ने वहाँ पे उनकी जिंदगियाँ, कहते हैं ये जो घर है ये भुट्टो साहब की वजह से। तो कुछ पॉकेट्स हैं। तो अब पीपल्स पार्टी ने खुद पंजाब को बहुत अरसे अबेंडन कर दिया? यस, है ना? आई थिंक 100%। क्योंकि अभी आप देखें तो ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ना ही जरदारी साहब खुद आके वहाँ पे बैठते हैं। अगर बैठते हैं तो बड़ी दूर बहरिया टाउन में वो रहते हैं, और बहरिया टाउन बहुत दूर है। अगर आपने लाहौर में सियासत करनी है तो आप बहरिया टाउन से तो नहीं कर सकते ना, आपको लाहौर में रहना होगा। तो उन्होंने आपके ख्याल में रिकवर किया है कुछ? अभी तो देखना होगा। देखिए, जो इन्होंने लाहौर से अपनी सीट निकाली है 1988 में आखिरी दफ़ा था कि कोई भी भुट्टो ख़ानदान से लाहौर से लड़ा था। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा लड़ी और जीती भी। तो उसके बाद जो है इतनी देर बाद किसी भी भुट्टो ख़ानदान से कोई भी लाहौर में ये सीट अब निकालेगा। अच्छा, तो इसकी एक वजह ये भी कही जाती है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था इन दोनों पार्टीज के दरमियान, तो वो उसने कम से कम पीपल्स पार्टी को पंजाब में फिर उसको जो है वो एक सेटबैक हुआ है उससे, क्योंकि वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी को अगर कभी वोट मिलता है तो फिर वो नवाज शरीफ मुखालिफ मिलता है। नहीं, ये नून लीग, नहीं, आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल, ये गलत रीडिंग है पीपल्स पार्टी की पंजाब के बारे में। ये सवाल आपसे मेरा, क्योंकि आपकी इतनी अच्छी ग्रिप है पंजाब की पॉलिटिक्स पे, आपको पता है तवातुर के साथ बिलावल भुट्टो कहते थे कि मुकाबला तीर और शेर के बीच में है। तो अगर इन 2 जमातों के बीच में मुकाबला था तो क्या इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब अब तक जो रिजल्ट्स आए या जो पीपल्स पार्टी है वो बेहतर फुटिंग पर है PMLN से? नहीं, देखिए पंजाब के अंदर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है बेहतर फुटिंग के ऊपर ना। ये तो सिंध के अंदर हम सिंध के रिजल्ट्स देख रहे हैं। तो सिंध उनके पास आपको ख्याल है वो बिल्कुल सेट हैं सिंध में, लेकिन क्या PMLN पंजाब में बिल्कुल सॉलिड सेट है? देखिए, अभी तो रिजल्ट्स आए हैं तो पता चलेगा, मगर इस तरीके से सेट नहीं जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि PMLN जितनी वो उम्मीद कर रहे थे, PMLN के पंजाब के अंदर PMLN और PTI दोनों का वोट बैंक है। मगर जब आप पीपल्स पार्टी को बीच में लाते हैं तो ये बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी, और ये गलत रीडिंग है, मेरा अपना ये ख्याल है, बाकी तो जाहिर है अपना ओपिनियन हो सकता है। वही आई एम ट्राइंग टू आंसर दैट। 3 वे डिवाइड होगा? नहीं 3 वे नहीं, आई एम ट्राइंग टू आंसर दैट। द थिंग इज कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ना,
वहाँ पे उसकी जो रीडिंग है कि जी अगर आप जारहाना सियासत करेंगे और शेर के ख़िलाफ़ करेंगे, नून लीग के ख़िलाफ़ करेंगे तो आपको पंजाब के लोग पसंद करेंगे। पंजाब के लोग ये जानना चाहते हैं कि जब मेरा नलका ख़राब होगा, मेरा नाला ब्लॉक होगा तो मेरे लिए कौन आएगा। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसको झप्पी डालें या किसको आप गाली दें, उनको इस बात का फ़र्क पड़ता है कि क्या उनके मसाइल जो है वो हल होंगे कि नहीं होंगे, क्या आप उस इलाके से हैं या नहीं है। और दूसरी बात ये है कि परफॉर्मेंस जो होती है ना वो पंजाब के लोग उसको बड़ी गौर से देखते हैं। तो एक इम्प्रेशन बना हुआ है और शायद पीपल्स पार्टी वाले माइंड कर जाएं। शहबाज शरीफ ने कुछ सेट कर दिए हैं बेंचमार्क्स। पीपल्स पार्टी वाले शायद पे फिर जैसे माइंड कर जाएं। अर्लियर यू वर सेइंग ना कि पीटीआई की भी ट्रैक्शन सेहत कार्ड की वजह से हुई जी, तो शायद पीपल्स पार्टी वाले माइंड कर जाए, मगर ये मैं सिर्फ परसेप्शन बता रही हूँ। एक परसेप्शन बन गई है कि जी पीपल्स पार्टी वाले अच्छे हैं, खुले दिमाग देने, मगर कम कोई नहीं करते। ये एक परसेप्शन बन गई है। तो अब उनको उस परसेप्शन के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि हमने सेहत में, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस कैंपेन में किया कि नहीं जी हमने सेहत के इंडिकेटर्स बेहतर थे, ह्यूमन इंडिकेटर्स हमारे बेहतर थे, मगर पंजाब को दे विल हैव टू कन्विंस। दूसरी बात ये है इमरान सुल्तान साहब, हुमा बकाई साहिबा, कि जो उनके कैंडिडेट्स हैं ना दे आर नॉट विनेबल कैंडिडेट्स जो पीपल्स पार्टी की। अच्छा, तो उन्होंने बहुत अच्छे कैंडिडेट्स फील्ड नहीं कर पाए या वहाँ हैं ही नहीं। अच्छा, और नाकदीन ये भी कहेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी के जो एडवाइजर्स हैं पंजाब में वो तो खुद अपनी सीट नहीं निकाल सकते, तो फिर कैसे जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनकी बात मान रहे हैं जो खुद इलेक्टेबल्स नहीं है या वो सियासत के अंदर जो है उनका इतना बिलावल नाम नहीं। एक नौजवान क़यादत, ये जो सिंध का केस बिलखुसूस कराची के हवाले से, क्योंकि अब हम मुर्तज़ा वहाब को जब लेते हैं ना मेयर कराची तो हम पीपल्स पार्टी को लेते हैं पूरे उसमें। हाँ। अब ये मुझे बताइए कि कितना एक अच्छा टेस्ट केस हो सकता है आगे चल के, क्योंकि अभी पहले ही उनका साल चल रहा है, स्पेस उनको मिले, क्योंकि जो फाइनेंशियल इटॉनमी हमारी अगर यहाँ पर बल्दिया को मिलती है इसमें और कराची में लगता है पैसा, कराची में के काम होते हैं जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर या उसको एड्रेस किया जाता है, तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड कितना बेहतर होगा शो करने के लिए। अभी तो उनके पास शोकेस में हेल्थ केयर सेक्टर है ना पीपल्स पार्टी के पास, तो ये कितना रियल इफेक्टिव हो जाएगा। देखिए, मैं ये समझती हूँ लोग बड़े होशियार हैं। अब 2000 मेरा ख्याल है 2013 की बात है, तो मियां नवाज शरीफ साहब वो इलेक्शन जीत गए थे, मगर वहाँ पे इन्होंने एक चाइल्ड सेंटर भी बन रहा था, चाइल्ड केयर सेंटर, तो उन्होंने रोड्स बड़े अच्छे बनाए हैं। और मैं आपको बताऊं, इंडियंस भी जब आते हैं ना और लाहौर आते हैं और वो मोटरवे देखते हैं तो उनकी आंखें फट जाती हैं कि वाओ आपके पास ये मोटरवे, वी डोंट हैव दैट इन इंडिया। तो वो फैक्टर तो ज़रूर है, मगर मैंने एक औरत का इंटरव्यू किया था जिसका जो बच्चा था वो दम तोड़ गया, वो बेचारी लेके जाना चाह रही थी उसको अस्पताल, मगर वो उस वक्त अस्पताल जो था वो फाल ही नहीं था। इन्होंने कहा था कि हम चाइल्ड सेंटर बनाएंगे बच्चों का, मगर वो बन नहीं पाया। तो ये सवाल मैंने मियां नवाज शरीफ साहब से किया था। मैंने कहा देखें जी, वो औरत कहती है कि रोड तो मेरे पास बड़ी अच्छी है, मैं तेज़ी से अपने बच्चे को लेके जा सकती हूँ, मगर मैं उसको कहाँ लेके जाऊँ, उसके पास कोई चाइल्ड केयर सेंटर नहीं है इस तरह का। तो उन्होंने कहा ये बात सही है, मैं इस पर सोचूंगा। तो द ऑब्सेशन ऑफ द शरीफ्स विद रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आई मीन इट इज देयर इज एन ऑब्सेशन, वी हैव टू एडमिट इट दैट दे आर ऑब्सेस्ड विद इंफ्रास्ट्रक्चर। और वो दिखता भी है, वो डेवलपमेंट में दिखता भी है। क्या नहीं दिखता? हेल्थ नहीं दिखता, एजुकेशन नहीं दिखती, ये चीजें दिखती नहीं है, बट दे आर इंडिकेटर्स। इन इन्वेस्टमेंट्स पे तख्तियां नहीं लगती ना, सच्ची बात है। तो ये भी है, और इन इन्वेस्टमेंट्स में किकबैक्स भी नहीं होते। ये जो प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें जाहिर है उनकी भी एक पूरी कॉन्स्टेंसी है जिसको उन्हें प्लीज भी करना है, साथ लेके चलाना है। हकीकत है सियासत की। यहाँ पे अगर हम सिंध की बात करें ना, हमें हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ज़बरदस्त बात की जाती है अगेन, क्योंकि मैंने ये ऑलमोस्ट जितनी भी यहाँ पे हेल्थ केयर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ काम कर रहे हैं उन सबको मैंने उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज की हुई है, तो ये सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हैं, ये खालिसतन गवर्नमेंट ऑफ सिंध के नहीं है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है, वरना तो आप कोई एक जो सरकारी डिस्पेंसरी में चले जाए ना, आप वहाँ पे जाके हालत देखें। पीपल्स पार्टी सोच समझकर
बहुत इंटेंसिवली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में गई है। हाँ। और जो इंडस हॉस्पिटल है उसके पास एक इंडस है, SIUT है, NICVD है, बिल्कुल, लेकिन इंडस को फिर पंजाब में भी कल्टिवेट किया गया, क्योंकि मैं बारी को पर्सनली जानती हूँ। फिर पंजाब गवर्नमेंट ने भी उन्हें इनवाइट किया। एंड आई फर्मली बिलीव कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कोई बुराई नहीं। बहुत अच्छी बात है, It is बहुत अच्छी बात है। यही कि ये चीजें पंजाब में क्यों नहीं हो सकती? जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आपके डोनर्स हैं, NGOs हैं, ये सब काम तो फिर वैसे भी हो सकते हैं। अच्छा इमरान सुल्तान साहब, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। इस वक्त जितनी भी NGOs हैं, लोकल या इंटरनेशनल को तो बाहर निकाल दिया गया जब बाजवा साहब का दौर था। तो अब जब ये जो NGOs आई हैं उनके ऊपर इतनी कदगने लग गई हैं और उनको ये कहा गया कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इतना मुश्किल बना दिया गया है कि हर प्रोजेक्ट के लिए उनको NOC लेना पड़ता है और हर प्रोजेक्ट के लिए उनको कागजात पूरे करने पड़ते हैं, क्योंकि उनको शक की निगाह से देखा जा रहा है। और इसी वजह से उनका वहाँ पे काम काम करना नहीं, मगर ये तो नहीं है, यू डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर ना, ये भी तो बात है। उनको फोकस ना भी करे ना तो नहीं, दिस इज एवरी NGO, कोई भी एक NGO से एग्जाम्पल ब्लैंकेट मैं एक और रास्ता दे रहा हूँ ना, जो CSR एक्टिविटीज हैं, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो पाकिस्तान में बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं, बड़े इदारे काम कर रहे हैं, उनके बाकायदा उसके ऊपर फंडिंग होती है CSR एक्टिविटीज के अंदर। अब थर में आप जाएं, थर का आपने देखा कि वहाँ पे आप वहाँ की जो थर की खवातीन है वो वहाँ पे ट्रक वगैरह भी चला रही है, ये है ना सारे वहाँ पे टैंकर्स वगैरह और ये सब, तो वहाँ पे भी CSR एक्टिविटीज हैं। हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनीज हैं बड़ी बड़ी जो बाकायदा वहाँ पर जाके फिर आप हमेशा हर चीज को शक की निगाह से ना देखें ना। अब आप देखें कि हिंदुस्तान के अंदर, हैदराबाद, दक्कन के अंदर जब मैं गई तो वहाँ पे मैंने देखा था कि जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है कुछ खवातीन का, वो वहाँ पे NGOs जो हैं वो रन करती थी, मगर चूंकि वो अच्छी तरीके से कर रही थी तो हुकूमत ने कहा, हिंदुस्तान की हुकूमत ने कहा कि नहीं जी, हम आपके साथ मिलके ये करेंगे और आपको मजीद एम्पावर करेंगे, आपको आपके रूट्स हम फैलाएंगे, हम सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं करना चाहते, हम 10 में करना चाहते हैं। और हुकूमत ने और NGO सेक्टर ने मिल के ये काम किया। तो देखिए, काम यहाँ पे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर यहाँ पे मैंने देखा है कि ज्यादा उनको जब भी कोई काम कर रहा होता है उसको प्रिवेंट करने की कोशिश की जाती है, उसके खिलाफ। मैं चाहूंगा आप एक आध दिन यहाँ पे है ना, तो आप साइबर नाइफ जाके देखें, आप जिन्ना हॉस्पिटल में जो साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी, आप वो जाके देखें। आप रिजल्ट आएंगे तो जाएंगे ना इमरान सुल्तान साहब। LRBT जाके देखें, SIUT जाके देखें, ये सारे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास शोकेस है यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर के हवाले से। एंड माइंडेड के आफ्टर कोविड के बाद पूरी मुझे वैसे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि मैं इलेक्शन ट्रांसमिशन में ये बातें कर रही हूँ। तो इलेक्शन मैं कह रही हूँ इमरान का कोई इकोनॉमी का शो कर रही है। नहीं, मगर इकोनॉमी इज वेरी क्लोजली लिंक्ड टू द इलेक्शंस। अगर आप, मैंने जब लोगों से पूछा तो लोग वाकई में महंगाई से इतने तंग हैं। एंड वन ऑफ द रीजंस जो शरीफ फैमिली के जो हैं इस वक्त वोटर, वो ये हमेशा कहते हैं कि जी एक इमेज बन गया उनका कि जब वो आते हैं तो इकॉनमी जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है, ये एक इमेज उनका बना हुआ है। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा जी हम उनको वोट देंगे। आज हमसे वही बात की ना कि वो एक डिस्कम्फर्ट आया है यहाँ पे, महंगाई का, सारी चीजों का, लोगों का जो एंगर है शायद वो आया। 16 महीने बहुत हैवी रहे PMLN के लिए, बहुत भारी पत्थर चूमा है इस वक्त PDM। मैं आपको यही कह रही हूँ कि जो ये है ना मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये किस ऑफ डेथ है किसी भी हुकूमत के लिए। और अब जो मखलूक हुकूमत आएगी, पीपल्स पार्टी ने बहुत स्मार्टली प्ले किया है, they got the best ministry, finance, मिनिस्ट्री से foreign ministry was like ग्रूम किया। वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे, इंटरनेशनली अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे, इंटरनेशनली उनको बहुत पजीराई भी हुई। तो ही वाज बिल्डिंग रोड्स बहुत स्ट्रेटजी से। प्रोड्यूसर साहब कहें कि सलीम शेख को कनेक्ट करें जी, हम प्रोड्यूसर्स को कहेंगे कि प्लीज सलीम शेख साहब से कनेक्ट कर लें। वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे से राब्ता भी हो जाए। और फरजाना अली साहिबा जो पेशावर में है, मुजीब साहब जो क्वेटा में है, उन सब से आप कनेक्ट करें प्लीज, ताकि हम उनसे बात कर सकें। हाँ मनीजे जी रिजल्ट तो हमारे एंकर आके कहते हैं ना, लम्हा बलम्हा रिजल्ट आ रहे हैं, हम दे रहे हैं, तो मैं तो खुश हो जाता हूँ कि लम्हा बलम्हा आ रहे होंगे। एकदम से लगा आए थे, घंटा ब घंटा हम वेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही लग रहा है, ऐसी होना चाहिए, कुछ साथ तो ला गया। हाँ बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। मगर देखिए, जो आप इकॉनमी का जो है ना रिश्ता, मैं ये समझती हूँ कि वोटिंग से बहुत गहरा रिश्ता है इसका,
क्योंकि बार बार हमें लोग जो वोटिंग पैटर्न्स हैं वो इसी के ऊपर हैं कि लोगों की ज़रूरियात क्या हैं। और जब मैं समझती हूँ कि जब सियासतदान इसको गलत तरह से रीड करते हैं कि जी अगर हम किसी और के साथ जाराना तरीके से बात करेंगे तो लोग हमें वोट करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लोग आपके एटीट्यूड पे तो वोट करते ही नहीं है, लोग इस पे वोट करते हैं कि आप उनको क्या दे सकते हैं। लोग अपना देखना चाहते हैं ना, दे कम फर्स्ट, तो जाहिर है उन्होंने अपना ही देखना है। ये सबका ख्याल करते थे, नवाज शरीफ सबको याद दिलाते थे कि रोटी 4 रुपए की थी, बताते थे शक्कर इतने की थी, नौकरियां थी 2 रुपए की। हाँ, इस तरह की बातें उन्होंने अपने हर जलसे में की है। उस जमाने में तनख्वाहें भी उतनी थी। हाँ, आप ये भी तो देखें ना कि उस जमाने में तनख्वाहें ये भी तो बताए ना उस जमाने में डॉलर कितने का था। जी, डॉलर कितने का था। अब बात सर ये कि ये जो सारे वादे थे कि आपके 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, 200% आपकी तनख्वाह डबल हो जाएगी, फिर यही सारे करोड़ों नौकरियों। मैंने बाहरा ये बात कही है कि मुझे ना कहें मेरी तनख्वाह डबल होगी, आप मुझसे ये कहें कि मेरी कुव्वत खरीद ठीक रहेगी। सलीम शेख साहब जो है वो अब आ गए। जी सलीम शेख साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या ताज़ा तरीन खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, शुक्रिया। अब मैं आपको एक मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया है, वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ अपने नाजरीन को भी। और उन्होंने उसमें दावा किया है कि हम जो है वो मुस्लिम लीग नून मजबूत पोजीशन में है और आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं उनका पूरा मरियम औरंगजेब का ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है, इंशाअल्लाह वफाक और पंजाब में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी और अवाम की खिदमत के एक नए दौर का आगाज़ होगा। ये कहना है मरियम औरंगजेब का। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा है और कहा है कि पार्टी के इंतखाबी सेल में नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज ना होने की बिना पर नताइज के हसूल में दिक्कत पैदा हुई। मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मजबूत है। अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवाम की खिदमत और इन्हें मसाइल से निजात दिलाने के लिए अपने पुख्ता अहद को हमेशा की तरह पूरा करेगी। ये हम अपने नाजरीन को बताना चाह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब की तरफ से जो है सोशल मीडिया पर पैगाम दिया गया है और अब उनकी तरफ से ये दावा सामने आया है कि अब वो हुकूमत बनाने की तरफ जा रहे हैं। वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का आप कहें तो एक तरह से उन्होंने ऐलान कर दिया। जी नहीं, आपने कहा कि वो वफाक में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जो मरियम औरंगजेब का ट्वीट है वो मैं आपको दोबारा से पढ़कर सुना देता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है, इंशाअल्लाह वफाक और पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। नहीं, मेरे पास आ गया है, उन्होंने कहा है एक नए दौर का आगाज होगा। जी जी बिल्कुल। अब वफाक में वो कैसे हुकूमत बनाएंगे? और उसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी के इंतखाबी सेल में नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज ना होने की बिना पर नताइज के हसूल में दिक्कत पैदा हुई। मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मजबूत है। अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवाम की खिदमत और इन्हें मसाइल से निजात दिलाने के लिए अपने पुख्ता अहद को हमेशा की तरह पूरा करेगी। अपने मोबाइल पर देख रही है। सलीम शेख साहब, वो हमने सुन लिया आपकी बात। वो इमरान सुल्तान साहब कह रहे हैं कि ये उसी तरह ही है जिस तरह की MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कम से कम 6 घंटे पहले। देखिए, अब इसके हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उन्होंने हुकूमत बनाने का उन्होंने भी कहा था कि हम 13 से 14 सीटें जो हैं वो जीत रहे हैं। लेकिन मरियम औरंगजेब जो अपने सोशल मीडिया पैगाम में बता चुकी हैं और उससे बजाय जो अब सामने आ रही है बात कि उनको ये रिजल्ट जो है वो शायद हमसे ज़्यादा जल्दी पहुँच रहे हों, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिस में एक सेल बनाया हुआ है और जहां से उनके जो लोग हैं उनको वो जा रहे हैं और शायद इलेक्शन कमीशन का जो रिजल्ट पहुंचाने का निज़ाम है वो शायद थोड़ा स्लो, जो उनके पास जो हमारे पास या आवाम के पास उस तरह नहीं पहुंच रहा, जिसको देखते हुए जो है मरियम औरंगजेब ने ये जो है सोशल मीडिया पर अपना पैगाम जारी किया है। जी सलीम शेख साहब, कल से ज्यादा नहीं, मेरा ख्याल है कि ये बात तो वैसे दुरुस्त करें। इन्होंने बहुत ही जिसे कहते हैं ना एडवांस किस्म का एक सेल, इलेक्शन सेल बनाया हुआ है, जो इन्होंने पिछले दफ़ा भी बनाया था, 2018 में भी था, फिर हमने देखा 2013 में भी रिजल्ट्स आते आते 7:45 बज गए। वो भी इंटरनेट मतलब ये कर्टन रेजर 7:45 बजे आए। मगर नाउ
नाउ वी कैन से दैट जो इनके पास रिजल्ट आया ना, उसके अंदर अगर हम उसको देखें तो दे कैन बी इन अ पोजीशन टू मेक गवर्नमेंट इन पंजाब। अब उसके अंदर सवाल ये उठता है कि हु विल बी चीफ मिनिस्टर। तो अभी तो हम स्टिल नॉट वांट टू जंप द गन। अच्छा, क्योंकि वो तो वफाक में भी हुकूमत बनाने की बात कर रही है, तो फिर तो ऑब्वियस है वफाक में अभी क्या पता वो कह दें कि उनको फुल मेजॉरिटी मिल जाएगी तो नवाज शरीफ ही आ जाए प्राइम मिनिस्टर। अभी इनके पास 8 सीटें तो आ गई हैं पंजाब से, ठीक है, तो ये इब्तिदाई है, जाहिर है। नहीं, आप उनकी ट्वीट तो बहुत कॉन्फिडेंट है ना जी। जी जी, ट्वीट में तो वो फरमा रही हैं कि वो इंशाल्लाह वफाक में भी बनाएंगी। अच्छा, सलीम शेख साहब, हुमा बकाई साहिबा कह रही हैं कि आई डोंट वांट टू जंप द गन। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या मरियम नवाज शरीफ पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला हो सकती हैं कि नहीं, आपकी क्या राय है, और क्या ये फोरगॉन कंक्लूजन है कि वही होंगी या कि मामला चेंज हो सकते हैं? कि देखिए, मुस्लिम लीग नून के जो हल्के हैं, जो बड़े लोग हैं, उसके अंदर तो ये बात अब बज़ाहिर इस्टेब्लिश हो चुकी है कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो आइंदा वज़ीर आला पंजाब होंगी। और लेकिन अभी जो है क्योंकि नताइज आ रहे हैं और नताइज के बाद जो है वो फैसला होगा। और फिर इसमें एक टेक्निकल बात होगी कि जिस तरह अभी हुमा बकाई साहबा कह रही थी कि वफाक में अगर जिस तरह मरियम औरंगजेब साहबा ने सोशल मीडिया पर अपना पैगाम जारी किया है कि वो वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो वफाक में भी अगर नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ हुकूमत में होते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं, तो फिर सुबह में जो है आया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जो है वो वज़ीर आला पंजाब बनाया जाता है या कोई और चॉइस करनी पड़ेगी। लेकिन अभी तक के मुताबिक जो वो मुस्लिम लीग नून की जो तर्जमान भी हैं मरियम औरंगजेब, उनकी तरफ से ये कह दिया गया है कि वो वफाक और पंजाब में जो है वो हुकूमत बनाने के लिए जा रहे हैं। सलीम शेख साहब, ये बताइए, हमजा शहबाज साहब को आप कहाँ देखते हैं? जी, हमजा शहबाज शरीफ के हवाले से आपने क्या पूछा है? आप उनको कहाँ देखते हैं इस पूरे सेटअप में? जी देखिए, अभी उनका जो रिजल्ट है ना, कौमी असम्बली का रिजल्ट सामने आया है ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन के नताइज के मुताबिक, और ना ही सूबाई असम्बली के जो नताइज हैं वो उनका रिजल्ट सामने आया है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद ही किसी चीज के हवाले से फैसला होगा कि हमजा शहबाज जो है वो कहाँ पर होंगे। सलीम शेख साहब, एक